बड़े बड़े ख्याल मन में आते हैं कि पत्नी ने 125 का केस फाइल कर दिया, उसमें प्रॉपर्टी दिखा दी, तनख्वाह दिखा दी, सैलरी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। अब अदालत किस तरीके से मेंटेनेंस की रकम बांधेगी, और रकम अगर बांध भी देती है तो ये किस तरीके से भरपाई की जाएगी, आज इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। अगर आपके खिलाफ में पारिवारिक मामले चल रहे हैं तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और दिमाग में हमेशा ये लगा रहता है कि हम तो कुछ कमाते धमाते नहीं है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप किसी के पास भी जाते हैं तो हर कोई आपसे यही कहता है कि भाई आपकी पत्नी है, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो कितना मेंटेनेंस आपसे चुकाया जा सकता है, आज इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपकी पत्नी ने अगर आपके खिलाफ में मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही संबंध पहला आता है, आपको उस संबंध पर जाना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर कोर्ट ने 10 तारीख को अगर सम्मन जारी किया है और आपको 15 तारीख को वो सम्मन मिला है, तो 15 तारीख से 1 महीने के अंदर आप उस आदेश के खिलाफ में रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं कि इसमें ये झूठे कथन वगैरह दिए हैं। लेकिन आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि भाई साहब नोटिस मत लेना, वो परेशान होगी। मैं आपको बता दूं, रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कही कि इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाना जरूरी है। अब आप ये सोचते हैं कि यार ये जो कार्रवाई है वो किस तरीके की कार्रवाई है, ये पुलिस कार्रवाई है, ये सीआरपीसी के तहत चलेगी या सिविल कार्रवाई है, सिविल सिविल प्रक्रिया के तहत में चलेगी? तो मैं आपको बता दूं कि ये सीआरपीसी 125, 26, 127, 128 का जो चैप्टर 9 है, ये फैमिली कोर्ट के अधीन डिसाइड होता है। और फैमिली कोर्ट की जो कार्रवाई है वो समरी ट्रायल है, सिविल नेचर की है। लेकिन सीआरपीसी में प्रोविजन इसलिए है कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। कभी कभार ये कार्रवाई पैनल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। उस कंडीशन में जब जैसे आप पर्याप्त साधन है आपके पास, आप अपनी पत्नी को रखना नहीं चाह रहे हैं और मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहे हैं, डिजर्शन कर रहे हैं, किसी और महिला के साथ में है, तब आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, आपको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन सीआरपीसी 125(3) जो वर्तमान में बीएनएसएस 144(3) है, उसमें स्पष्ट तौर से कही गई। मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेंटेनेंस का आदेश हो गया। मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद में सपोज आपका 10,000 रुपये प्रतिमाह बंध गया, तो ये अदालतें कैसे डिसाइड करती है? जैसे सपोज आपने ये कहा कि हम बेरोजगार हैं, आपने अपने आप को बेरोजगार दिखा दिया कि हम बेरोजगार हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, हम परेशान हैं, हम वकील का खर्चा तक नहीं दे पा रहे हैं। तो आमतौर पर अदालतें क्या करती हैं कि एक लेबर कैटेगरी का मानते हुए डेली बेसिस के आधार पर आपको अगर 500 रुपए के हिसाब से अगर मान लिया जाए तो 5 दिया 15,000 हो गए, उसका 1/3 जो भाग है वो मेंटेनेंस डिसाइड कर देती है। उस कंडीशन में भी अगर कोई बच्चा भी है, आप अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह है और आप सैलरी ले रहे हैं और आपकी सैलरी स्लिप अदालत ने मंगाई आपसे, आपने दाखिल कर दी और आपने ये कह दिया कि सर इतने इतने हमारे ये खर्चे हैं, इतना इतना हमारा लोन लिया हुआ है, इतना इतना हमारा ये है, तो जो लोन का जो अमाउंट होता है वो आपका पर्सनल यूज होता है, उसको इसमें काउंट नहीं किया जा सकता, ये मेंटेनेंस में काउंट किया जाता है। ये आपके ऊपर खर्च हो रही इनकम है, इसलिए उसको मेंटेनेंस के भाग में जोड़ा जाता है। तब उसका डिसाइड किया जाता है एक लमसम अमाउंट निकालते हुए कि पत्नी का जीवन स्तर जो है ना सामान्य तरीके से रहे। तो उसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो पत्नी के लिए होता है, 1/5 हिस्सा जो है वो बच्चे के लिए होता है। इस तरीके से अदालत इसको डिसाइड करती है। अब ये सारी चीजें हो गई, होने के बाद में आपका आदेश भी पारित हो गया, एग्जीक्यूशन फाइल हो गया। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि किस तरीके से वसूली की जा सकती है। तो अब बात ये आती है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं
उनसे एजुकेशन कैसे कराया जाएगा? उनसे, उनके पास तो कुछ है नहीं, वो तो बेरोजगार हैं, उनकी प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, तो ये एजुकेशन कैसे होगा? अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनकी सैलरी है अच्छी खासी, तो सीपीसी का सेक्शन 60 जो है वो ये कहता है कि आपकी तनख्वाह से 1/3 भाग तक ही काटा जा सकता है। लेकिन कभी कभी मेंटेनेंस के केस में ये चीजें कम लागू होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से कोर्ट के आदेश को ले रहा है। अगर आपका डिपार्टमेंट अगर चाहे तो इस पर ऑब्जेक्शन लिख के दे सकता है कि हमारे पास में सिर्फ 1/3 हिस्सा सैलरी का काटने का अधिकार है, वो भी डिडक्शन होने के बाद। अब आपकी सैलरी की स्लिप लगाई गई है 50,000 की, उसमें 10,000 आपका पर्सनल लोन है या कोई भी लोन है, और अदालत ने पूरा 50,000 मान लिया या आपके खर्चे वर्चे निकाल के लोन अमाउंट इंक्लूड करके मेंटेनेंस बांध दिया, और डिडक्शन सैलरी आ रही है आपकी कुछ और, तो जो आपका जो विभाग है ना, वो 1/3 के लिए ही आपत्ति दे सकता है कि हम इतना पैसा अमाउंट काट सकते हैं, बाकी हम किस्तों में कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का उतना ही भाग सीज किया जा सकता है। अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशन एक्ट की धारा 11 के तहत में पेंशनर से ये मेंटेनेंस राशि क्लेम नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो परिस्थितियां हैं, पत्नी की परिस्थितियां देखी जाएंगी, बच्चे की परिस्थितियां देखी जाएंगी, तो पेंशन एक्ट के तहत में कभी कभार सेक्शन 11 जो है वो बार्ड नहीं करता। अब आपने कह दिया कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, और आप पत्नी को रखना भी नहीं चाह रहे हैं, और आप किसी और महिला के साथ रह रहे हैं या एंगेज हैं, और ये चीज अगर साबित हो जाती है, और आप कोर्ट में भी अपना ऑब्जेक्शन देने नहीं आ रहे हैं, भाग रहे हैं कोर्ट से कि नहीं हमें साहब जाना ही नहीं है, आपको क्या जा रहा है कि कोर्ट में जाओगे पैसा जमा कर लिया जाएगा। ये आपको एक सिर्फ डराने की टैक्टिस है, आपको परेशान करने की टैक्टिस है। आपको जो ऑब्जेक्शन देना चाहिए वो आप ऑब्जेक्शन नहीं देते। यहाँ कोर्ट को बताना चाहिए कि हम जो मेंटेनेंस का आदेश इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम बेरोजगार हैं, नौकरी सर्च कर रहे हैं, काफी दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, जैसी नौकरी मिल जाएगी या कोई काम धंधा मिल जाएगा हम मेंटेनेंस देना शुरू कर देंगे। तो इतना तो अदालतों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होना है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो आपको मेंटेनेंस से बचाते हैं। बाकी का आपके मैटर में किस तरीके से वसूली हो रही है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कैसे आपको ऑब्जेक्शन देना है, इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सारा मैंने डिस्कशन बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग स्क्रॉल करेंगे देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा ये है कि मेंटेनेंस के केस में आमतौर पर हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि हम समय पर कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, समय पर चीजों को हम देखते नहीं हैं, और हमारे खिलाफ में तब तक आदेश पारित हो जाता है इस आधार पे कि वो आपकी पत्नी है। फिर जब आदेश हो जाता है, रिकवरी काफी ज्यादा हो जाती है, तब पुलिस आपके पीछे घूमती है, आप परेशान होते हैं, अंततः आपको जमा करना पड़ता है। जब आप एक बार पैसा जमा कर देते हैं तो अदालत की नजर में ये जाता है कि आप जानबूझकर पैसा जमा नहीं कर रहे थे, जानबूझकर अपनी पत्नी को परेशान कर रहे थे, आपके पास पर्याप्त संसाधन थे और आपने जानबूझकर पैसा नहीं दिया, और आगे भी आप इसी तरीके की हरकत कर सकते हैं, तो वो एक आपको बाउंड कर लेती है पैसा जमा करवा के। तो अदालत के दिमाग में एक चीज चली जाती है कि इसके पास पर्याप्त पैसा है, जब पुलिस इसके पीछे लगाई तो इसने आके पैसा जमा कर दिया, इसका मतलब ये जानबूझ के पैसा नहीं देना चाह रहा था। तो जो भी स्थिति है आपको अदालत के सामने स्पष्ट तौर पर रखनी है, अदालत माने या ना माने ये बात की बात है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मेंटेनेंस कानून से परेशान हैं। इसके वजह से लोग अपना जीवन तक दांव पे लगा रहे हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक मोटी रकम वसूल करने के लिए पुलिस इनके घर पे दबिश दे रही है, माता पिता भाई बहनों को परेशान कर रही है। तो इन सारी चीजों से बचें।